अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद ने। बहुत शुक्रिया एजाज कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। आरज़ू बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपके बाज़ दोस्त मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मैं एक जगह बैठ के बात नहीं करता। तो आज मैंने ख़ुसूसी तौर पे एहतमाम किया है कि मैं बैठ के बात करूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत से मेरे इंडियन दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि एजाज के साथ जब भी शो करें तो एजाज कहीं ना कहीं भाग दौड़ कर रहे होते हैं और उसी बीच में शो हो जाता है। बल्कि ये मुझे गौरव आर्या ने कहा था। और बहुत कुछ एजाज से मैंने सीखा है और सीखने की कोशिश करती हूँ, और मेरी कोशिश है कि जितने एजाज बोल्ड हैं जर्नलिज्म में उतनी मैं हो पाऊँ। और एजाज, आज हम आपसे यही पूछेंगे कि क्या चल रहा है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, और ये जो जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं उसकी क्या वजह। और कल रात को सुना था खान साहब गायब हो गए थे। थोड़ा आप बताइए, आपको बड़ी खबरें होती हैं। बहुत शुक्रिया आरज़ू। आरज़ू, हम सारे एक-दूसरे से सीखते हैं, आपसे भी हम सीखते हैं। बात ये है कि इमरान खान साहब रात को पहली दफ़ा गायब नहीं हुए। इमरान खान साहब अक्सर रातों को गायब होते हैं। 17 अक्टूबर की रात को भी इमरान खान साहब गायब हो गए थे, अभी रिसेंटली। और वो इस्लामाबाद के एक एफ सेक्टर में एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सेफ हाउस में जाके मिले थे सदर के हमरा एक अहम शख्सियत को। और ये जो इनका गायब होना है अभी लाहौर के जो लॉन्ग मार्च में, तो ये इनकी जो गायब होना है ये आपको याद हो जब 2014 में भी आए थे, तो इमरान खान साहब की तबीयत में एक जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं है। वो लॉन्ग मार्च में चाहते हैं कि लोग उनके लिए सड़कों पर रहें, लेकिन वो रात को जो है जाके नींद जो है वो अपने घर पे करते हैं। और ये 2014 में भी होता रहा। तो इसकी 2 वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। कभी उन्होंने किसी से मिलना होता है, ख़ास शख्सियत से, तब भी वो रात को गायब हो जाते हैं। और जब उन्हें कंटेनर में आराम नहीं आता, तो फिर वो कंटेनर से निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आजकल क्या चल रहा है उनका? आपको लग रहा है कि जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे आज तो ख़ैर उनका मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया है, क्योंकि आज तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे फ़ौज की। लेकिन उससे पहले जो वो डीजी आईएसआई को भी धमकियाँ देते रहे हैं और बात करते रहे हैं, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि कुछ इनको कहा भी नहीं जा रहा? कहा जा ठीक है, जो भी कह रहे हैं कोई बात नहीं। असल में आरज़ू इस वक़्त जो है ना पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा कर रही है। और रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा वो इसलिए कर रही है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। इस बात की एक्नॉलेजमेंट फ़ौज के पास भी है। जो अपोज़िशन की जमातें जो हुकूमत में हैं वो उनके पास भी है, क्योंकि हुकूमत में जो जमातें हैं वो पंजाब में अपोज़िशन में है, तो बड़ी टेक्निकल किस्म की ये सिचुएशन है। तो इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके रिपरकशंस भी होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इमरान खान साहब एक पब्लिक के एक मॉब को लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। गो के जूं वो आ रहे हैं जीटी रोड के ऊपर, लोगों की तादाद में कोई इतनी विजिबल मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है लोग। लाहौर में उनका जो जलसा था बड़ा ही कामयाब हुआ है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बड़े लोग थे। लेकिन जब वो जीटी रोड पे आए हैं तो लगता ये है कि लाहौरिये जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ जीटी रोड पे नहीं आए। तो जूं-जूं सिचुएशन आगे बढ़ती है उस वक़्त सूरत-ए-हाल तब्दील हो सकती है। अब इमरान खान साहब को एट द सेम टाइम एफआईए भी बुला रही है। आपको पता है कि 31 तारीख को इमरान खान साहब को एफआईए ने जो इलीगल फंडिंग थी उनकी पार्टी की, उस केस में कराची में बुलाया हुआ है। तो इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए अच्छी खबर नहीं है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है, वो काफ़ी हद तक यूनाइटेड हो गई है इमरान खान साहब के हवाले से। जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया है आउटगोइंग जो लीडरशिप है, आउटगोइंग आर्मी चीफ है उनके बारे में, और जो अपकमिंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो लाइन में हैं, तो उनमें काफ़ी एंग्जाइटी पाई जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की जो तैनाती का जो अमल है उसको ज़रा अनसर्टन करने की कोशिश की है।
तो ज़ाहिर है एंग्जाइटी है, और मेरा मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो जो मौजूदा फ़ौज की लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के हवाले से कोई अच्छी बात सोच रही है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने 2 हिस्से कर दिए हैं फ़ौज के, एक जो है उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी, जिसमें आप खुद भी मौजूद थे, और इसी तरह से हमने उनका साथ देते हुए भी देखा, बहुत सी वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिसमें वो लोग साथ दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि दोबारा इमरान खान साहब पावर में आ सकेंगे? और साथ-साथ उनके कई साथी, जिसमें कि मीडिया के लोग भी शामिल हैं, चाहे मोहित पीरज़ादा हों और कई दूसरे, वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। सब कह रहे हैं कि जी हमारी जान को खतरा है। ये और बात है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के काम करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी जान का खतरा लग रहा है। तो आपके ख्याल से वाक़ई जो इमरान खान का साथ मीडिया दे रहा था, वो खतरे में है, और साथ-साथ जो एक हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ है, उस बारे में क्या कहेंगे? आरज़ू, बात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट आप नाम ले रही हैं वो पाकिस्तान में आर्मी को ही कहा जाता है। किसी हुँ। ज़माने में तक़सीम होती थी कि जी मिलिट्री और साथ कुछ जजेस भी होते थे। अभी भी जजेस की इम्पोर्टेंस है, लेकिन फ़ौज को ही कहा जाता है। अब 2 तरह की फ़ौज है। एक फ़ौज वो है जो सर्विंग है, जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, और एक फ़ौज वो है जो रिटायर हो चुकी है, उसके ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा तबका है। इमरान खान साहब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या जिसे नैरेटिव कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू फौज के नैरेटिव से डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। और इस नैरेटिव का जो मिलाप है, उसको एक्सेप्ट पब्लिकली कौन कर रहा है? वो वेटरन्स करते रहे। लेकिन अब आप देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेटरन्स भी एक कुछ स्टेप बैक हुए हैं। पहले आपको पता है कि बहुत सारे लोग थे जो बढ़ चढ़ कर इमरान खान साहब के पास आके या इनके जलसों में बैठते थे, या इनके लिए बड़ी आवाज उठाया करते थे। अब वो बात नहीं रही। अब इमरान खान साहब के नैरेटिव के हमायती ज़ाहिर है फौज के अंदर भी लोग होते हैं, होंगे, मुमकिन है, लेकिन वो इजहार नहीं करते, क्योंकि फौज के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक कमांड के तहत आते हैं, और वो वहां पे जो चेन ऑफ कमांड है उसका बड़ा ध्यान किया जाता है, क्योंकि फौज में पनिशमेंट बड़ी सख्त है कि अगर कमांड के कोई ऑर्डर्स हैं और उनको वायलेट किया जाए तो पनिशमेंट, आप अगर रडार पे आ जाए तो फिर आपकी नौकरी भी जा सकती है, और मुमकिन है आपका कोर्ट मार्शल भी हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि फौज के अंदर कोई ऐसा तबका है को बड़ी को खुल के हिमायत कर रहा है। दिल में मुमकिन है अगर किसी के कोई लाइकिंग हो, और वो हो सकती है। दिलों का भेद तो देखिए ना, खुदा ही बेहतर जानता है। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं, लेकिन पोलराइजेशन आप जो कहती हैं, जो कहने का मकसद आपका पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन तो देखे ना है कि अब जो वेटरन्स हैं वो आके जो बातें करते हैं, और उन्हीं वेटरन्स के बच्चे, रिश्तेदार, करीबी, या उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो फौज के अंदर है, तो उन पे असर तो पड़ता है। ज़ाहिर है वो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई रोबोट तो हुँ। नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बंदे फौज के अंदर रह के काम कर रहे हैं, उनको अपने डिसिप्लिन का भी बड़ा ख्याल है, और ख्याल ये होता है। ये ऐसा नहीं है कि ख्याल ना हो, और उसको फॉलो किया जाता है। साथ-साथ इमरान खान ने ये भी कहा एजाज़ के डीजीआईएसआई को मुखातिब करके कि कान खोल के सुन लें और मैं सीक्रेट्स आउट कर दूँगा। कौन से सीक्रेट्स हैं? आरज़ू, जो इमरान खान साहब है ना, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तकरीबन 4 सवा 4 साल, ठीक है? इन इन सालों के दौरान इमरान खान और जो मिलिट्री लीडरशिप है उस उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। हम सारे कहा करते थे वन पेज कहा करते थे। और इस सारे मामले में जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से फ़ौज की जो अंडरस्टैंडिंग आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके ऊपर जो गुफ्तगू होती रही है जनरल बाजवा की और इमरान खान की और बाकी जो ऑफिसर्स हैं फ़ौज के, उसके हवाले से इमरान खान साहब समझते हैं कि जी वो अगर ये बातें पब्लिक में ले आएँगे तो बड़ा नुकसान होगा। कोई ऐसी बातें नहीं है। जो बड़ी बात ये है, मैं आपको बता भी देता हूँ मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि क्या बातें हैं। देखिए, माज़ी में हमारी जो सिविलियन लीडरशिप थी, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की थी, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के साथ ठीक अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस तरह नहीं सोचती थी, बल्कि मैं खुल के कहूँ कि वो रोड़े अटकाया करते थे, और रोड़े अटकाते रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है, हुँ। ठीक है?
लेकिन अभी क्या हुआ कि जब हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब हुई और बाकी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के दौर में जिस तरह फौज इन्वॉल्व रही है, फौज को इमरान खान साहब ने भी इंगेज रखा है कि जी मुल्क को चलाने के लिए, तो अब फौज को पता लग गया कि भाई देखिए हम बेहतर ताल्लुकात जिस वक्त तक हमारे रीजन में जो बाकी नेबर्स हैं उनके साथ नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी, पाकिस्तान के माशी हालात और ख़राब होंगे। तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो चाहती थी कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात हो जाए, ठीक है। और इमरान खान साहब उसके रास्ते में आड़े आए, और अभी शहबाज शरीफ भी आड़े आए हुए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आड़े आए हुए कि ये कोई मसाइल चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान इस बात को इशू बना सकते हैं और इसको कार्ड के तौर पे खेल सकते हैं। तो जो इस सारे अमल में इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई आर्मी चीफ की, जनरल बाजवा की, बल्कि मिलिट्री के जो बाकी लोग हैं उनकी भी गुफ्तगू हुई, और जहाँ तक मेरे नॉलेज में जो बैकडोर राब्ते इंडिया के साथ होते रहे, एक मौके पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उनको भी राजी कर लिया गया था कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, और अभी शहबाज शरीफ साहब परेशान है इसलिए वो नहीं मानते। तो इस दफा जो अंडरस्टैंडिंग थी मिलिट्री की कि ये मामला ठीक होने चाहिए, उसको इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि मेरे पास बड़े राज हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई राज वाली बात है। ये एक सैनिटी की बात है, अक्ल की बात है, दुरुस्त समझ जाने की बात है। तो ये तो कोई भी कहे उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह मसले वाली बात है। तो इमरान खान तो सुबह शाम तारीफें करते रहते हैं, कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, कभी उनके प्राइम मिनिस्टर की, कि उनकी कोई जायदादें बाहर नहीं है। तो फिर वो क्यों आखिर इसमें रोड़े अटकाएंगे या मना करेंगे कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर ना हो? देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में एक तबका विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक कंजर्वेटिव तबका तो मौजूद है, जो ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, और वो भी कंजर्वेटिव तबका भी कोई बदनीयत नहीं है। उसकी आप जो इंटेंशंस हैं उसको डाउट नहीं कर सकते। होंगे कोई बुरी इंटेंशंस वाले भी, लेकिन जो कुछ पढ़ाया गया है, ये जो कुछ सिखाया गया है एज ए स्टेट हमने अपने लोगों को, तो लोग उसी तरह रिएक्ट करते हैं, और उनमें वो तबकात शामिल हैं जिनको मैं कंजर्वेटिव तबका कह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स सॉफ्टन होते हैं, हालात अच्छे होते हैं, तो इसका जब फायदा मिलेगा, लोग इधर के उधर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे, तो लोगों का आपस में कोई चक्कर चक्कर नहीं है। ये तो पॉलिटिकल एक माइलेज के लिए बाज लोग यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, वहां पे भी इस तरह की बात हो जाती है हिंदुस्तान में, तो ये गलत है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आई है काफी हद तक, उधर भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो मेरे ख्याल में चीजें ठीक होंगी। हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस है ना आरजू जी, वो जब ठीक हो गया तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी आगे बढ़ेंगे। अब दुआ ये कीजिए कि ये ठीक हो जाए, ये फर्दर डीपन ना हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि एज़ाज़ का अपना भी बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, और इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिए भी, और आपको काफ़ी जो है मालूमात वो एज़ाज़ के चैनल से भी मिल जाएँगी। एज़ाज़, मुझे ये बताइए कि ब इमरान खान ने कहा था कि जी ये लोग अपने केसेज़ खत्म कराने के लिए आए हैं, और हम देख रहे हैं उस तरह से हो भी रहा है। के केसेस एक-एक करके खत्म होते जा रहे हैं, और इमरान खान के खिलाफ फिलहाल फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना के अलावा कुछ मिला नहीं है। तो उस लिहाज से अगर लोग बात करते हैं कि जी खान साहब जो हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि क्लीन चिट दे रहे हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ, उतने करप्ट नहीं है, करप्शन तो खैर साबित हुई है। तो आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है? आरज़ू, मुझे तो इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये इक़्तिदार में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने अपने केस क्लियर करवाने थे, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोई ऐसा रोल नहीं प्ले किया। एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जो टेक दी हुई थी वो विथड्रॉ कर ली। इमरान खान साहब धड़ाम से नीचे गिर पड़े, और उसके
जो रिजल्ट है वो ये निकला कि मरकज में पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने अपने केस खत्म करवाने थे। शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने करवाने थे। ज़ाहिर है जब उनके पास सरकार आ जाएगी तो वो खत्म कर सकेंगे, और केस इनके खत्म हुए भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि इमरान खान साहब बड़े क्लीन हैं, तो वो भी मिस्टर क्लीन नहीं है। उनको, उनके ऊपर करप्शन साबित हुई है, उनके ऊपर मिस डेक्लेरेशन है, गलत डेक्लेरेशन है, गलत बयानी है, वो साबित हुई है। और जो इलीगल फंडिंग का मामला है वो भी एफआईए में है, वो भी चीजें हैं। ये दोनों बातें ठीक है। एक इमरान खान साहब की करप्शन भी ठीक है, और एक शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने अपने केसेस खत्म कराने के लिए पावर हासिल की। ये दोनों बातें ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा साथ-साथ जो है वो डीजी आईएसआई की फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबने बड़ा हैरत का इज़हार किया कि वो आखिर क्यों आ गए? क्या ऐसा क्या प्रेशर पड़ गया था आपके ख़्याल से, जिसके लिए उनको आना पड़ा? साथ-साथ उससे पहले फैसल वाउडा साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसको पीटीवी तक पे दिखाया गया, जबकि इमरान खान साहब नहीं आ सकते पीटीवी पे, लेकिन उनके एक अब तो ख़ैर उन्होंने निकाल दिया उन बेचारों को पार्टी से एकदम ही। लेकिन ये कि फिर भी आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाक़ई उनको भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा था फैसल वाउडा को? मुझे नहीं पता फैसल वाडा को किसने भेजा था, लेकिन फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का ही केस लड़ा, और उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ के कत्ल केस में एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस नहीं है। ये फैसल वाडा ने ये बयान दिया। दूसरी बात ये है, ये फैसल वाडा के बयान का मतलब यही था, और ये उन्होंने बयान दिया भी है। एक बात, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी भी है। जो आपने दूसरी बात की कि डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, देखिए मैं बड़े अदब से कहूँगा, हमारी फौज ने, हमारी आईएसआई ने इमरान खान साहब को पाल पोस के बड़ा किया है, और इमरान खान साहब इतने बड़े और इतने मसल वाले हो गए हैं कि अब वो अपने जो मौसन है इनके, फौज और आईएसआई, उसी को बुरा भला कहने लग पड़े। इनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, इतनी मसल हो गया पब्लिक सपोर्ट का। और अब जब इनको हमारी फौज को और आईएसआई को बहुत ज्यादा तनकीद हुई, और बाज मामलात में दुरुस्त भी हुई और बाज मामलात में बहुत ज्यादा गलत तनकीद भी की गई, तो अब इनको पता लगा कि ये तो हमने बड़ी गलती कर बैठे। और उस वक्त तक पुलों के नीचे से पानी निकल चुका था। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब हम एक तो सामने आते हैं, कौम के अनप्रेसिडेंटेड काम करते हैं और लोगों को बताते हैं, और साथ तौबा भी करते हैं कि जी हम सियासत नहीं करेंगे। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना है। बल्कि क्या है कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा है। बिल्कुल, तो ऐसे ही लग रहा है, हाय लेकिन कोई उस जूद यकीन नहीं पशेमा। कर रहा कि वो सियासत से बाहर रहेंगे, वरना पॉलिटिकल विंग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको? ये अलमी है ना, देखिए आपने 75 साल में इतनी पॉलिटिक्स की है, इतनी पॉलिटिक्स की है हुँ। कि अब आप सच भी कह रहे हैं, मुमकिन है ये तो वक्त बताएगा सच कह रहे हैं या नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो लोग यकीन नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं सारी बात को, वो समझते हैं कि देखिए इनको एक चांस देना चाहिए, और इस बात का पहरा करना चाहिए कि ये सियासत में मुलव्वस ना हो। और लेकिन इस पे भी 2 राय हैं। दूसरी राय ये है कि इनको एक प्रेशर विद इन द सिस्टम ये भी आ रहा है कि देखिए, अगर आप इमरान खान साहब को 2018 के इंतखाबात को इंजीनियर करके या उसकी रिगिंग करके हुँ। आरटीएस को बिठा के लेके आए थे, तो अब आप कह दें कि जी हम सियासत से चले गए हैं, तो ये भी तो ठीक बात नहीं। पहले इस वो जो गुनाह किए थे उसका कफारा भी अदा करें, इमरान खान साहब को न्यूट्रलाइज़ करें। तो ये एक थिंकिंग भी है, एक प्रेशर भी है उनके अंदर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आईने पाकिस्तान के तहत अगर वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम अपोलिटिकल हो गए हैं, पॉलिटिक्स से परे हो गए हैं, तो हमें इस बात का पहरा देना चाहिए। और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट की बड़ी ज़िम्मेदारी है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, सबकी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और एक एक एग्रीमेंट करें, उसमें फौजी क़यादत को भी बुलाएँ, और उसमें जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको भी बुलाएँ, और कहें कि जी हमारे साथ माहदा करते हैं कि आप भी सियासत से तौबा ताइब हों, और हमने भी जो जुर्म किए हैं आपको बार-बार रुजू करते हैं, हम भी दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे, और जो दरवाज़ा आपका खटखटाएगा वो हम में से नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में एक ब्रॉडर एक सोशल पॉलिटिकल एग्रीमेंट की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द टाइम टू डू दैट।
बिल्कुल और लास्ट में मुझे ये बताइए एजाज कि आपको लग रहा है इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे और उसके बाद क्या इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी उनको, वो उसमें कामयाब होंगे इलेक्शन अनाउंस करवाने में? देखिए, मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है, अगर कोई खून-खराबा ना हुआ तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएँगे और अच्छे बच्चों की तरह एहतजाज करेंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे। उनको पता चल गया हुआ है कि अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हालात कोई और करवट बदलेंगे, फिर मुमकिन है इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात भी बने और उनके खिलाफ मुकदमात का जल्द अज़ जल्द फैसला भी हो। और ये जो एक और लॉ ये लेकर आगे, पहले कहा था कि जी अगर फौज को या अदालत को या किसी के बारे में कोई बात की तो 5 साल सजा होगी, अब वो 7 साल कर दी है। क्या लोग रुकेंगे बात करने से? देखिए अ, अदालतें या किसी भी अदारे को अपनी इज़्ज़त कराने के लिए सख्त सज़ाओं के इतलाक़ की ज़रूरत नहीं होती। उसको अपने कंडक्ट की ज़रूरत, सवाल ये नहीं है कि लोग या पॉलिटिकल लोग किसी इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि किसी को भी हमारे इदारे के खिलाफ बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर ये आप कह रहे हैं, अगर आप हमारे इदारे ने कह दिया है, मिलिट्री ने कह दिया है, अगर आईएसआई ने कह दिया कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर इन्हें अपना कंडक्ट दिखाना होगा। लोग खुद इनको सर पे बिठाएँगे, आँखों पे बिठाएँगे, लोग खुद इनकी इज़्ज़त करेंगे। कानून मुतारफ़ करवाने से अगर लोग आपकी तारीफ़ें करने लग पड़ेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये किसी भी अदारे के वाले, ये अदलिया के वाले से भी यही बात है। अगर अदलिया अपना कंडक्ट ठीक नहीं करेगी, तो लोग अदलिया के ऊपर भी बात करेंगे। आप सोशल मीडिया पे किस-किस का मुँह बंद करेंगे, मुझे बताएँ ना? लोग किसी न किसी जगह से फेक अकाउंट बनाकर आ जाएँगे, लेकिन लोग बात करते हैं। लेकिन जब आप देखें, आप अच्छा कंडक्ट करते हैं, तो लोग फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको भी एक्सेप्ट करते हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज कि आज आपने ज्वाइन किया और हम उम्मीद करते हैं कि फ़ौज अपने आप को सियासत से अलग रखेगी और जो सिविलियन इदारों में फ़ौजी लगा रखे हैं, उनको भी हटा के वहाँ पे सिविलियंस को ही जॉब दी जाएँगी और मेरे ख्याल है इसके ऊपर आप लोग भी बात करते और रहना एट द चाहिए। सेम जी। टाइम और एट द सेम टाइम हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी बनती है। उनको भी चाहिए कि वो आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। उनको भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच एजाज, क्या जवाब, बहुत शुक्रिया।